वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी बेसिक सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो है हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस सीरीज़ में मैं क्या करा रहा हूँ, इस सीरीज़ में मैं ज्योग्राफी का पहले आपको बेसिक्स कवर करा रहा हूँ। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने से पहले बेसिक्स जो आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए जिसके बारे में, जिससे अगर आप इसे बेसिक को पहले कंप्लीट करते हो तो आपको बेसिक सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक को आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले बेसिक कवर कराऊंगा, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है JC लियोन, उसका सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा अपने नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो चलिए, ये मेरा बेसिक्स का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, और जिसने मेरे पहले के 2 चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाके देख सकता है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ कि अर्थ में, ठीक है, अर्थ के जो मेजर डोमेन है। अच्छा, डोमेन क्या, देखो डोमेन मतलब कि अर्थ में ऐसी क्या, बहुत सारी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत असेंशियल हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रहने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, तो वो आता है हमारे लिथोस्फेयर में। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अंदर क्या है, गैसेज हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेज। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, वाटर। ठीक है, और इन सब तीनों चीज़ों से मिलकर जो बनता है वो होता है हमारा बायोस्फीयर। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है। भाई, हमने बात करी लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर होता क्या है। देखो, तो देखो, इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट and the thin layer of soil that contains nutrients elements which sustain organism। देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि जो लिथोस्फीयर पार्ट है हमारा, वो होती है हमारी ज़मीन, वो होता है हमारे पत्थर, वो होते हैं हमारे अर्थ का क्रस्ट। ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हो। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। ये हमारी लैंड है, तो लैंड को हम बोलेंगे कि ये लिथोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, क्यों, अर्थ क्रस्ट हो गया। ठीक है, क्रस्ट क्या है, लैंड है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर मतलब कि लैंड। ठीक है, लैंड पोर्शन जिस पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिस पे हम रह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब इसके 2 मेन डिवीजन है। ठीक है, 2 मेन डिवीजन है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवीजन है इसकी, कौन कौन सी, एक तो है हमारे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे टोटल, कितने टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं, कमेंट में बताना, पता होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, तो 3rd क्लास का बच्चा बता देगा, कमेंट में बताना। ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, देखो, तो देखो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। अब मैंने ये तो बताया कि कॉन्टिनेंट्स, लेकिन कॉन्टिनेंट होते क्या हैं। अब देखो, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बढ़ा के चल रहा हूँ। देखो, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं एक लार्ज लैंड मास। अच्छा, लार्ज लैंड मास मतलब कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया हमारी क्या है, कंट्री है, हमारी कंट्री है इंडिया। अच्छा, तो ये कॉन्टिनेंट में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये एशिया के कॉन्टिनेंट में। कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और टोटल कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, टोटल होते हैं आपके कितने होते हैं, जल्दी बताओ, जिसे पता है वो बता दो भाई, कितने होते हैं टोटल, होते हैं हमारे, देखो 7। ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, 7। जिसे नहीं पता फिर भी बता देता हूँ, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। अब इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, और दूसरा क्या होता है, ओशन बेसिन्स, मतलब कि ह्यूज वाटर बॉडीज। ह्यूज वाटर बॉडीज जैसे आप क्या बोलते हो, सी बोलते हो, समुद्र बोलते हो। ठीक है, वो चीज़ है। अच्छा, चलो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे और क्या है इसमें, द हाइएस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब देखो क्या बोल रहा है कि अब जो हमारा सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, हमारा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। अब जो माउंट एवरेस्ट की हाइट बता रहा है ना, वो कितनी बता रहा है, 8848 मीटर्स बता रहा है। कहाँ से, ये सी लेवल से। ठीक है, सी लेवल से, कि इससे नीचे अगर आप जाओगे, ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, तो सी लेवल से 8848 मीटर्स अबव तक है हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अच्छा, अगर हम कैसे देखें, देखो, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द, और जबकि अगर हम बात करें, ये तो हमारे जमीन पे हो गया। ठीक है, क्रस्ट पे हो गया, तो क्रस्ट के सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है, 8848 किलोमीटर बता रहा हूँ, 8848 मीटर्स। ठीक है, मतलब कि 8 किलोमीटर, 8.848 किलोमीटर्स। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो, हमने ये तो बात कर ली कि धरती का सबसे ऊंची चीज क्या है, लेकिन अगर हम बात करूं कि भाई धरती के नीचे भी तो है, अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में नीचे भी तो जमीन होगी कहीं ना कहीं। हम बोलते हैं कि भैया समुद्र में जमीन नहीं होती, ये खाली कहने की बात है। समुद्र में भी जमीन होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डीप होती है, बहुत ही ज्यादा नीचे होती है। ठीक है, अच्छा, तो इतनी ही एक डीप की चीज मैं बताता हूँ आपको, क्या, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। देखो,
वर्ल्ड की सबसे गहरी जो ट्रेंच है। अच्छा आप पूछोगे ट्रेंच क्या होती है, देखो ट्रेंच बता देता हूँ। जैसे कि ये सी लेवल है हमारा, ये क्या है, समुद्र है। सपोज करो ये हमारा पहाड़ है, ये हमारी लैंड थी, इतना पोर्शन हमारा लैंड का है, और ये जो है हमारा ये सी पोर्शन है। ये क्या है, ये सी पोर्शन है, ठीक है। अब इस सी में क्या होगा, ये समुद्र है हमारा, तो इसमें अंदर भी पहाड़ होंगे, ठीक है, अंदर भी इसमें पहाड़ होंगे। तो उसकी जो सबसे गहरी जो ट्रेंच होगी, ट्रेंच बोलते हैं कि भैया ऐसे करके, ये हमारी जो सी की जो इतना सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है। अब सी के नीचे जो धरती है, अब धरती के नीचे जो गड्ढा है, ठीक है, गड्ढा है, इसे बोलते हैं हम ट्रेंच। क्या है ये, कि भैया ये है हमारी ट्रेंच, ठीक है, ये ट्रेंच है, ठीक है, ये ट्रेंच है, सबसे गहरी जगह, इसे बोलते हैं ट्रेंच। ट्रेंच दो पहाड़े के बीच में जो जगह होती है ना, उसे बोलते हैं कि ट्रेंच। पानी के अंदर जो दो पहाड़ों के बीच में जगह होती है उसे बोलते हैं ट्रेंच। ये ट्रेंच है हमारी। तो ये कितनी है, ये 11,022 मीटर गहरी है। अब आप देख लो, इतना तो हमारा माउंट एवरेस्ट भी नहीं है। अगर हम इसके अंदर एक माउंट एवरेस्ट डाल देना, तब भी बहुत ज़्यादा बच जाएगी जगह, तब भी ये सब पूरा फुलफिल नहीं कर पाएगा, डूब जाएगा माउंट एवरेस्ट भी। अगर इसके अंदर माउंट एवरेस्ट भी डाल दे, तब भी वो भी डूब जाएगा माउंट एवरेस्ट भी, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमारी मरियाना ट्रेंच, इसे याद रखना कि मरियाना ट्रेंच सबसे गहरी ट्रेंच है, जो कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट धरती के ऊपर सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे हाईएस्ट पहाड़ है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। हमने अभी दो पढ़ा था ना कि भैया कॉन्टिनेंट्स में हमने दो डिवीजन करी है मेजर, कौन कौन सी, एक कॉन्टिनेंट्स और एक ओशन बेसिन्स, ठीक है। तो अब देखेंगे कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स। आपने बता दिया हमें कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, लार्ज लैंड मास होते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। देखो ये मैंने बताया आपको कितने होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो उन्हीं 7 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो लैंड मास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। देखो एग्जाम्पल, देखो डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ पे जो लैंड मासेज हैं, एक ये है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। तो ये क्या है, ये बड़े बड़े लैंड मासेज हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स हैं। और इन्हीं के ऊपर होती है हमारी कंट्रियाँ। एक कॉन्टिनेंट के ऊपर होगी 5-6 कंट्रियाँ, एक के ऊपर कितनी, मतलब हो सकती है कितनी भी, लेकिन इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हमारी कंट्रियाँ होती हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स होते हैं लैंड मासेज जो वाटर बॉडीज से सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहला कॉन्टिनेंट होता है हमारा एशिया। अच्छा एशिया ये वाला कॉन्टिनेंट है जिसमें हमारी इंडिया लाई करती है, ठीक है। हम बोलते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कहाँ पे लाइज करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अब हमें डायरेक्शन पता है, क्या पता है डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। और जो ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, तो ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, ये हमारा ईस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है, ईस्ट इधर की तरफ पड़ता है, ठीक है, इधर की तरफ पड़ता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, लाइज ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, याद रहेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। चलो अब देखो ये क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पे फैक्ट्स आएंगे, लिखते चलना। देखो ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सातों में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। कौन सा, एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। अच्छा और ये कितना एरिया कवर करता है, देखो इट कवर्स अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। सपोज करो अगर मैं पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला दूँ, सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर मैं मिला दूँ तो इतना पार्ट, ये सपोज करो मैंने सारे एरिया जो अर्थ पे जितनी भी लैंड है, ठीक है, जितने भी लैंड है, जितनी भी धरती है, उसको मैंने एक साथ मिला दिया, सारे कॉन्टिनेंट को एक साथ मिला दिया। और उसका जो 1/3 पार्ट है, आप बोल सकते हो कि इसमें से 3 हिस्से कर लो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये देखो इसके 3 हिस्से कर दिए हमने, तो इसका एक हिस्सा, ठीक है, एक ही हिस्सा एशिया के बराबर है, मतलब एशिया है, समझ लो इतना बड़ा है पहला कॉन्टिनेंट हमारा, एशिया कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि अगर हम लैंड मास के 3 टुकड़े करें तो 3 में से 1 टुकड़ा हमारा खाली एशिया के लिए है, बाकी जो दो टुकड़े हैं इनमें 6 कॉन्टिनेंट आते हैं, मगर 1 टुकड़ा एशिया के लिए है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑन द कहाँ पे पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के मिडल में से पास करता है, नहीं ऑन दिस, ठीक है। तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भी हमारा एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर से पास करता है और इंडिया के सेंटर में से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स। अच्छा अब जो एशिया है, ठीक है, एशिया तो ये है हमारा, और जो क्या है, जो हमारा यूरोप है, ठीक है, यूरोप है, तो इन दोनों के बीच में एक माउंटेन्स आते हैं यहाँ पर ये माउंटेन्स आते हैं जिनका नाम है यूरल माउंटेन्स। तो एशिया कॉन्टिनेंट
और यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों सेपरेटेड हैं बाय यूरल माउंटेन्स। ध्यान रहेगा कि कौन कौन सेपरेट करता है, एशिया और यूरोप को कौन सेपरेट करता है, यूरल माउंटेन सेपरेट करते हैं, ठीक है। कंबाइंड लैंड मासेस, ठीक, कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। अच्छा, अब एशिया और यूरोप में क्या है कि कुछ ऐसा लैंड मास है जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं लैंड के थ्रू ही, तो उतने पार्ट को हम बोलते हैं कि भैया ये पार्ट है यूरेशिया, मतलब कि यूरोप प्लस एशिया दोनों का पार्ट मिलके बना हुआ है, तो ये दोनों का पार्ट है यूरेशिया। यूरोप का भी है, एशिया का भी है, ठीक है, इसे बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखो एशिया में कौन कौन सी वो आते हैं कंट्रीज, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, तो ये एशिया में आती हैं, ठीक है। अब देखो यूरोप, अब बात करते हैं यूरोप। यूरोप क्या है, यूरोप इज मच स्मॉलर, ठीक है, बोल रहा है कि यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से बहुत ही छोटा है, ठीक है, पोजीशन नहीं बताई इसकी, लेकिन ये छोटा है, सबसे छोटा है। अच्छा, लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया, और एशिया के, एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ था हमारा, एशिया कॉन्टिनेंट हमारा यहाँ था, ठीक है, ईस्ट की तरफ था, तो इसके वेस्ट में मतलब कि यहाँ इधर की तरफ पड़ता है तो ये भी ईस्ट में ही, ठीक है, लेकिन ये एशिया के वेस्ट में पड़ता है, एशिया के वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया हो गया। आर्टिक सर्कल पासेज ऑन इट। अच्छा, अब आर्टिक सर्कल है, देखो आर्टिक सर्कल पता है ना कि जहाँ पे धूप ही नहीं निकलती, हमेशा ठंडी ठंड रहती है, 12 महीने बर्फ ही रहती है यहाँ पर, तो ये क्या करता है, आर्टिक सर्कल की लाइन पास होती है हमारी यूरोप से, ठीक है, यूरोप के ऊपर से आर्टिक सर्कल की लाइन पास होती है, जो कितने डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री पे हमारा आर्टिक सर्कल पास करता है, ठीक है। अच्छा, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। अच्छा, और जो ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो ये तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 जगह से ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अफ्रीका की बात करते हैं। देखो अफ्रीका तीसरा कॉन्टिनेंट है, और ये क्या है, सबसे बड़ा सेकंड कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला हो गया एशिया, एशिया के बाद आ रहा है नंबर हमारा, एशिया के बाद नंबर आता है अफ्रीका का, ठीक है। सबसे पहले एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, जो 1/3 ऑफ द टोटल लैंड कवर करता है, और दूसरा आता है अफ्रीका, जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट मिडल ऑफ दिस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो 0 डिग्री बोल सकते हैं कि जो इक्वेटर की जो लाइन है, हमें पता है ना कि जो हमने पिछले लास्ट वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि जो हमारी अर्थ है उस पर एक इमेजिनरी लाइन है जो मिडल में गुजरती है, अर्थ के गुजरती नहीं, मतलब इमेजिनरी हमने सोच के बना रखी है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री एकदम सेंटर से गुजरती है, तो जो इक्वेटर की लाइन है ये हमारी अफ्रीका के एकदम सेंटर से गुजरती है, ठीक है, अफ्रीका के एकदम सेंटर से गुजरती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इक्वेटर जो 0 डिग्री है या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, या फिर आप बोल सकते हो इक्वेटर है, वो ऑलमोस्ट मिडल से गुजरती है अफ्रीका के, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी यहीं पे है, कौन सा, सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट अफ्रीका में है दुनिया का, सहारा डेजर्ट। अच्छा, इट इज बाउंड बाय ओशन एंड सीज फ्रॉम ऑल साइड्स। अब ये क्या है, ये नदियों से, ठीक है, मतलब समुद्र से और ओशन से घिरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से। कैसे, देखो ऊपर भी इसके पानी, यहाँ पे भी पानी, नीचे भी पानी और यहाँ पे भी पानी, ठीक है, पानी से घिरा है चारों तरफ से ये, ठीक है। अच्छा, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, और जो दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, बड़ी नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया की सबसे लंबी जो रिवर है वो यहीं से बहती है, ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर, वो यहीं से बहती है। तो 2 चीज़ हमें मिल गई कि भैया अफ्रीका में एक तो जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यहाँ पर है, दूसरा लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर, सबसे लंबी बहने वाली रिवर जो है वो यहीं पे है, नाइल रिवर, कहाँ पर, अफ्रीका में, ठीक है। ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच, अब देखो इसमें से 3 लाइन पास करती हैं, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर 3 लाइन गुजरती हैं, कौन कौन सी, इसमें से TOC मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, तीनों इस पे से गुजरती हैं। मतलब कि हमने बताया इक्वेटर तो सेंटर से गुजरता है, ऊपर से TOC गुजर जाएगा, नीचे से TOC गुजर जाएगा, मतलब कि ऊपर है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो तीनों लाइन इस पे से गुजरती है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर तीनों लाइन गुजरती हैं। देखो कितना कुछ सीखा हमने इसमें, सारा डेजर्ट मिल गया, सबसे बड़ा डेजर्ट दुनिया का, सबसे लॉन्गेस्ट लंबी रिवर देखी हमें जो भी हमें यहाँ पे मिलती है अफ्रीका में, नाइल, और सबसे ये समझ लो कि एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर तीनों लाइन गुजरती हैं, कौन कौन सी, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है, नॉर्थ अमेरिका हमारा
चौथा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। देखो ये थर्ड लार्जेस्ट है, सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका। तीसरा नंबर का है हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इट इज लिंक टू द साउथ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से मिलता है बाय नैरो स्ट्रिप, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, तो ये एक पतली सी लाइन से मिलता है साउथ अमेरिका से, ठीक है, पतली सी लाइन से, इसे बोलते हैं नैरो स्ट्रिप। तो ये पतली सी एक नैरो स्ट्रिप है जिससे जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से मिलता है, मतलब कि लैंड ही है वो, नैरो स्ट्रिप मतलब लैंड है वो, मतलब बहुत पतली लैंड है जिससे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफ लैंड कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं कि इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा, इस नैरो स्ट्रीट को हम बोलते हैं कि ये क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस क्या होता है, हाँ इस्थमस क्या होता है बताऊंगा, देखो अभी बताऊंगा। देखो इसे हम बोलते हैं, इस जो नैरो स्ट्रिप है इसे बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो ये कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारा कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मतलब कि अगर मैं बात करूं डायग्राम से, तो ये हमारी अर्थ है तो वेस्टर्न में, इधर की तरफ पड़ता है, कंप्लीटली वेस्टर्न में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने अभी बोला था कि ये क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा तो हमें समझ में आ गया कि इसका नाम पनामा है, लेकिन इस्थमस क्या होता है, इस्थमस का मतलब क्या है, ठीक है। देखो इस्थमस होती है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, एक ऐसी पतली सड़क, एक ऐसी पतली जगह या फिर एक ऐसी पतली लैंड जो दो बड़े लैंड मासेस को आपस में जोड़ती है, उसे बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इस्थमस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, लिखते चलना, पहले बोल रहा हूँ नोट्स बनाते चलना, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। आगे मैं बार बार आपको जब स्टैंडर्ड बुक्स GC 11 कंप्लीट कराऊंगा तब मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा मैं नोट करा दूंगा, याद दिला दूंगा क्या चीज़ है, इसलिए नोट्स बनाते चलना मेरे साथ साथ। इस सीरीज में मैं लगभग 6 से 7 टॉपिक आपको कराऊंगा, 6 से 7 चैप्टर कराऊंगा जो बेसिक होंगे। उसमें अगर आपने बेसिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। इसलिए अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ, पूरे फोकस के साथ इसके नोट्स बनाते रहो और इसे समझते रहो जो समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो तो इस समझ में आ गया कि दो लैंड मासेस को, दो बड़े लैंड मासेस को या फिर दो कॉन्टिनेंट को जो आपस में जो एक पतली सी नैरो स्ट्रिप जो जोड़ती है उसे हम इस्थमस बोलते हैं। तो ऐसी एक इस्थमस है हमारी, इस्थमस ऑफ पनामा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज होती है, होती है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। देखो जैसे कि हम लैंड का एक था, ठीक है, तो ऐसे ही होता है हमारा स्ट्रेट, मतलब कि ये क्या होती है, नदी होती है, एक तरह से बहुत ही पतली नदी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को, ठीक है, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है, उसे बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा, आगे आता है साउथ अमेरिका। क्या आता है, साउथ अमेरिका, ठीक है। लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जो साउथ अमेरिका है भैया वो साउथ में पड़ता है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हमारे नॉर्थ में पड़ता था, वेस्ट में, और ऐसे ही हमारा साउथ अमेरिका साउथ में पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं ये, ठीक है, वेस्ट में साउथ में, ठीक है, वेस्ट साइड में साउथ में नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। और एंडेज, एंडेज क्या है, ठीक है, एंडेज क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। अच्छा, माउंटेन रेंज क्या होती है सर, देखो माउंटेन रेंज होती है कि छोटे 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 पहाड़, ठीक है। एग्जाम्पल दूं, ये एक छोटे छोटे पहाड़ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत लंबे हैं, तो ये कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन होते बहुत मतलब कंटिन्यूटी में होते हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, तो इन्हें बोलते हैं कि ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। क्या ये माउंटेन रेंज है, भले ये माउंटेन, ठीक है, भले ये छोटे हैं, है तो माउंटेन ही, तो इन्हें हमने बोला माउंटेन रेंज है ये। तो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पर है, वो है हमारे साउथ अमेरिका में, ठीक है। जैसे साउथ अमेरिका ने ऐसा ऐसा नक्शा है हमारा साउथ अमेरिका का, तो यहाँ से है, देखो कैसे है, दो ऐसे एंडेज यहाँ से चलती आ रही है, यहाँ से चलती आ रही है, पूरे ऊपर से लेकर एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जा रही है कॉन्टिनेंट की। अब समझ लो कितनी बड़ी होगी, तो इसलिए बोलते हैं कि एंडेज सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है, नोट्स बनाते चलना। देखो थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, भैया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ से लेकर कॉन्टिनेंट के साउथ तक पूरे ऊपर से नीचे तक जा रही है ये माउंटेन रेंज, इसलिए सबसे बड़ी रेंज है एंडेज रेंज, इसका नाम है एंडेज माउंटेन रेंज। क्या है, एंडेज। चलो, तो ये क्वेश्चन हुए हैं जो एक एक मार्क्स में आ जाते हैं कभी, तो इसलिए इनके नोट्स बनाते चलना, मैंने पहले हाईलाइट करे हुए इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है।
अब देखो, और दुनिया की सबसे बड़ी रिवर भी यही है। कौन कौन सी नहीं, एक ही है बस। इट हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन। याद आ रहा कुछ, अमेजन जंगल, अमेजन रिवर। तो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखो, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, आपको तो पता ही होगा, इंडिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इतनी आगे नहीं है, लेकिन यहीं पे है ऑस्ट्रेलिया। ये कॉन्टिनेंट है कि ऑस्ट्रेलिया, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है कि इसमें खाली एक ही कंट्री है, वह है ऑस्ट्रेलिया खुद। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे लाइज करता है, इंडिया हमारी कहाँ पर लाई करती है, नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है। इतना छोटा कॉन्टिनेंट है कि खुद ही अपने आप में एक कंट्री है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। और ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है भाई, ओशन और सीज से घिरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। अच्छा, इस आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया ये एक, पहली बात तो ये एक आइलैंड है, और ये एक, दूसरी बात ये एक कंट्री भी है, ठीक है। भैया देखो, इतना छोटा है कि इसे आइलैंड तो बोल नहीं सकते, ठीक है, और क्योंकि इसमें पूरी कंट्री है, तो हमने इसे बोला कि आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट भी है और आइलैंड भी है, आइलैंड कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। याद रहेगा कि आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका क्या है, अब एंटार्क्टिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, तो एंटार्क्टिका यहाँ पर है हमारा, साउथ पोल में। साउथ पोल में हमारा एंटार्क्टिका, यहाँ पे 12 महीने बर्फ रहती है। जैसे हमारा आर्टिक पोर्शन है, वैसे ही हमारा एंटार्क्टिक पोर्शन है, ठीक है। देखो, लाइज कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, पूरी की पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर पे, एकदम सेंटर में साउदर्न हेमिस्फीयर पे है। इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, बड़ा कॉन्टिनेंट है भाई साहब। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जो साउथ पोल है, इस कॉन्टिनेंट के एकदम सेंटर में लाई करता है, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट के एकदम सेंटर में लाई करता है हमारा क्या, साउथ पोल, ठीक है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक शीट ऑफ आइस। वही जो मैंने बोला कि 12 महीने बर्फ से कवर रहता है भाई साहब, और वो भी छोटी मोटी बर्फ नहीं, मोटी मोटी पथरीली, इतनी मोटी मोटी थिक लेयर ऑफ आइस से कवर रहता है 12 महीने परमानेंटली। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे इंसान परमानेंटली नहीं रह सकते, ठीक है, परमानेंटली। तो इसका मतलब ये है कि सरकार टेम्पररी रह सकते हैं, देखो टेम्पररी भी नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी लगभग सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन जो यहाँ पे आके रिसर्च करते हैं, ठीक है। दीज आर नेम्ड एज, हमारा जो इंडिया का है, इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, उसका नाम है मैत्री दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है, मैत्री दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। नाम याद रहेगा कि जो एंटार्क्टिका में इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम है मैत्री दक्षिण गंगोत्री। सभी कंट्रीज का है, तो इंडिया का जो स्टेशन का नाम है वो है मैत्री दक्षिण गंगोत्री। देखो, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि इसमें बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए थोड़ी सी धूप निकल के आती है, तो उस टाइम पे यहाँ पर आते हैं लोग और यहाँ पे रिसर्च करते हैं, और जैसे ही फिर मौसम देखते हैं फिर बिगड़ रहा है, वापस चले जाते हैं अपने अपनी कंट्रीज में। खाली ये रिसर्च करने के लिए यहाँ पे आते हैं, रिसर्च स्टेशन होता है इनका यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, मतलब कि बॉडी, मतलब कि वाटर बॉडीज, सीज, ओशन, ठीक है। देखेंगे कितने होते हैं। अच्छा, अब अर्थ जो है इसे हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई ब्लू प्लैनेट, ठीक है। ऐसा क्या है इसमें जो हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं अर्थ को, बिकॉज मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। क्योंकि भैया अगर हम बात करें अर्थ की, तो लगभग ठीक है, अगर हम अर्थ की पूरी बात करें तो इसमें से ये समझ लो कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो 71% तो पानी से ही कवर्ड है, और बाकी जो ये 29% है ये लैंड है, और इसमें ही लोग रहते हैं, और ये भी पूरी तरह से कवर, पूरी तरह से भरी हुई लैंड नहीं है, ठीक है। अब ये सोचो कि दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, वो सारी लाई करती हैं 29% ऑफ द लैंड मास में, ठीक है। 29% अर्थ का 29% लैंड मास में सारी की सारी दुनिया आती है, जो सेटलमेंट है जितनी भी, वो सब इसी में आते हैं, जितने पेड़ पौधे सब कुछ है, लैंड पोर्शन 29% इसी में आते हैं सारी पॉपुलेशन। जबकि जो 71% है, 71% जो सरफेस है वो पानी से कवर है अर्थ का, समझ जाओ। और इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि भैया ज़्यादा से भी ज़्यादा, मतलब कि आधे से भी ज़्यादा, दैट इज 71% ये पानी से कवर है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दैट 97% ऑफ द अर्थ वाटर। अब देखो, अब 71 का, अब इस 71% का जो पानी, मतलब 71% ये समझ लो कि एग्जाम्पल देता हूँ कि ये तो हमारा लैंड पोर्शन हो गया,
और ये हो गया हमारा पानी का पोर्शन, ये 71% है और ये 29% है, लैंड पोर्शन है। अब इस 71% का जो 97% जो पानी है ना, जो 97% पानी है अर्थ का, वो भैया फाउंड होता है ओशन में, कि 97% जो पानी है वो समुद्रों में है, सीज में है, ठीक है। अच्छा, जो कैसा है, खारा पानी है, सॉल्टी है, नमक है, मतलब कि 97% ऑफ द अर्थ वाटर इट्स सॉल्टी एंड विच इज नॉट ड्रिंकेबल, इसे आप पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है। लार्ज पोर्शन ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, और इसमें से जो बाकी का 3% बचा, अब इस 3% में से जो ज़्यादातर पोर्शन है वो हमारा आइस के और ग्लेशियर की फॉर्म में जमा हुआ है पहाड़ों पर या फिर पोल्स पर, ठीक है। जो फ्रेश वाटर है वो आधा बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है, ग्लेशियर के फॉर्म में जमा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से जो हमारा यूज़ करते हैं हम, जो वाटर फॉर यूज़, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी, इस 71% में से खाली हमें जो इस्तेमाल करने के लिए पानी मिलता है वो है हमारा 0.03% फ्रेश वाटर। बस इतना ही फ्रेश वाटर है जो पूरी दुनिया के लोग मिलकर इस्तेमाल करते हैं, 0.03% वाटर, समझ जाओ, ठीक है। हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस प्रॉब्लम ऑफ वाटर, और इसलिए हमें पानी की कमी होती है, जबकि हम इस इतना सारा पानी होने के बाद भी हमें पानी की इसलिए कमी होती है क्योंकि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है जो हमारा इस्तेमाल में हो सकता है वो खाली 0.03% ही है पीने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया हुआ है, देखो कि जो 97.2% है ये ओशन वाटर है, तो पृथ्वी का पानी है जो है, टोटल पानी है 100%, 71% हमने मान लिया 100% है, इस 71% का जो 97.2% पानी है वो है भैया ओशन वाटर, ओशन में है, वो सॉल्टी है, इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जिसमें से कि ज़्यादातर जो पोर्शन है वो हमारा स्टोर हो रखा है, मतलब कि 2.77% हमारा स्टोर है आइस की शीट में, मतलब कि बर्फ़ के तौर पर जम रखा है, और जो हमें खाली इस्तेमाल करने के लिए मिलता है वो मिलता है 0.03%। इसलिए हमें पानी की किल्लत है ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी अर्थ को, ठीक है, ये चीज़ है, इसलिए बोलते हैं कि सेव वाटर सेव अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे ओशन। ओशन क्या होता है, देखो अब ओशन होते हैं भाई साहब, ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर से डील करते हैं, तो ओशन मतलब कि समुद्र के, ठीक है, समुद्र। दीज द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ अर्थ। अच्छा देखो, अब जो ये ओशन का पानी है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है हमारा ओशन का वाटर, कैसे, थ्रू वेव्स, मतलब लहरों के तहत, ठीक है। टाइड्स आती है ना, टाइड्स पता है ना, टाइड्स टाइड्स होती हैं भाई साहब, देखो ये भी लहरी होती है, ठीक है, ये भी लहर होती हैं, ये मोशंस में आती हैं, ठीक है, अभी हम आगे बताऊंगा मैं आपको। और एक होता है ओशन करंट समझते हो, ओशन करंट भी बताऊंगा आगे, ठीक है। ओशन करंट होता है कि जो गर्म वाटर होता है और जो ठंडा पानी होता है उसके बीच का रिलेशन होता है, उसकी वजह से मूव करता है, हॉट और ठंडा मोड, जब पानी एक साथ आ जाता है ना कॉन्टैक्ट में तो मूव करता है वाटर, तो उसे बोलते हैं ओशन करंट चल रहा है भाई। तो इन तीनों प्रोसेस के थ्रू जो हमारा ओशन वाटर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है, ठीक है, मूविंग में रहता है, ठीक है। अब देखेंगे मेजर ओशन की कौन कौन से बड़े ओशन है, कितने ओशन है और कितने टोटल ओशन कितने हैं, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। अब देखेंगे मेजर ओशन, सबसे बड़े ओशन कौन कौन से। सबसे पहला ओशन आता है हमारा पैसिफिक ओशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, दुनिया का इन द सेंस कि अर्थ पे सबसे बड़ा ओशन है ना। लार्जेस्ट ओशन है, वही मैंने बोला अभी। और मरियाना ट्रेंच, शुरू में बताया था ना कि मरियाना ट्रेंच भी इसी के अंदर है। मरियाना ट्रेंच मतलब कि दो पहाड़ों के बीच का जो गड्ढा होगा, दो पहाड़ों के बीच का जो गड्ढा है ना, ये इसे बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है, ये है ट्रेंच, ये समुद्र के अंदर होती है, ठीक है, समुद्र के अंदर होती है, ठीक है। तो ये द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे गहरा पार्ट मरियाना ट्रेंच है, जो कितना है बता जरा, अभी पीछे बताया था 11,022 मीटर गहरा, और ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज द ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। अच्छा, जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो लगभग ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो सर्कल की शेप में ऐसा है कुछ, ठीक है, कैसा है, कुछ ऐसे शेप में, ऐसे करके ऐसे शेप में हमारा पैसिफिक ओशन, इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, नियरली इन द सर्कुलर शेप। अच्छा, जो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, एशिया से टच होता है, ऑस्ट्रेलिया से टच होता है, नॉर्थ अमेरिका से टच होता है और साउथ अमेरिका से टच होता है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट से टच होते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और भाई इसका सर्कुलर शेप है तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। क्यों? बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ वॉल्केनोज, 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स अकर हियर। देखो, अब देखो पैसिफिक ओशन में क्या है कि
अर्थ के जितने भी वॉल्केनिक हैं, ठीक है, जितने भी वॉल्केनो हैं वो 90% हमारे पैसिफिक ओशन में ही है, पानी के अंदर ही हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशन में 90% जो हमारे वॉल्केनो हैं, ठीक है, पानी के अंदर ही फटते हैं, वहीं फट के वहीं ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि भैया ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनो हैं पैसिफिक ओशन में। याद रहेगा, ये सारे फैक्ट बता रहा हूँ मैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हैं। अच्छा, अब दूसरा आता है हमारा एटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन? एटलांटिक ओशन। देखो, सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पहला कौन सा है? पैसिफिक। दूसरा कौन सा है? एटलांटिक, ठीक है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये वेस्टर्न साइड से ये टच करता है हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, और ईस्टर्न साइड से ये टच करता है यूरोप को और अफ्रीका को, ठीक है, ये बोल रहा है। कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। जिसकी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब वही बाउंड्री जिस एरिया में आ रहा है लैंड से जो कनेक्ट हो रही बाउंड्री, कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द कोस्ट बिजिएस्ट ओशन, ठीक है। अब भैया अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे बिजी ओशन है। क्यों है? क्योंकि भैया ये वाला रूट एंशिएंट टाइम से ही हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्यापार को इधर से उधर करने के लिए, मतलब कि ट्रेड एंड कॉमर्स, मर्चेंट। तो जितने भी पहले टाइम पे क्या होते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, तो जहाज के थ्रू करते थे पहले उस टाइम पे। कोई ऐसा हवाई जहाज या फिर कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, ठीक है, तो हम किससे करते थे? जहाज से करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले आने का काम। तो इसलिए सबसे बिजिएस्ट ओशन रहा है एक टाइम पे वर्ल्ड का, ठीक है। तो सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा था? एटलांटिक ओशन, याद रखना। अब बात आती है हमारे इंडियन ओशन की, ठीक है। इट इज नेम्ड, ये एक पहला ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। इट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ठीक है। शेप ट्रायंगुलर, ठीक है। इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर है, ठीक है। इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है इसकी शेप, ऐसे करके है, इसकी शेप ऐसे करके है, ट्रायंगुलर है इसकी शेप, ठीक है। इन नॉर्थ इट बाउंड बाय एशिया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि नॉर्थ की तरफ से, ऊपर की तरफ से तो एशिया से मिलता है, मतलब इंडिया से ही मिलता है, ठीक है। इट इज द वेस्ट, और ये वेस्ट से मिलता है अफ्रीका से, मतलब वेस्ट साइड से, यहाँ से ये अफ्रीका से टच होता है, ठीक है। और इन द ईस्ट साइड ये ऑस्ट्रेलिया से टच होता है, और ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया से टच होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम साउथ ओशन की, साउथर्न ओशन की, ठीक है। It encircles the continent of the Antarctica and extended northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्या है कि एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। जो एंटार्क्टिका है हमारा, ये एक सर्कल है। एंटार्क्टिका जो सर्कल है, एक तो आर्टिक सर्कल होता है और एक एंटार्क्टिका सर्कल है। एंटार्क्टिका सर्कल है तो ये वहीं से चलता है, ठीक है, वहीं से चलता है नॉर्थवर्ड, और नॉर्थ की तरफ चलता है 60 डिग्री तक, ठीक है। अच्छा, अब पांचवा आता है हमारा आर्टिक ओशन। इट इज लोकेटेड विद द आर्टिक सर्कल सराउंडेड विद द नॉर्थ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल में पाया जाता है, ठीक है। अर्थ ये है तो ये नॉर्थ पोल में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये है हमारा आर्टिक सर्कल, और जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो हमारा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एंटार्क्टिक यहाँ पे, आर्टिक यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल में, ये साउथ पोल में, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्केच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेरिंग। कि भैया जो ये हमारा आर्टिक ओशन है, ये आर्टिक ओशन जो है ना, आर्टिक ओशन हमारा पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है विद अ नैरो शैलो वाटर बॉडी, ठीक है। नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर बॉडी, भैया बहुत छोटी सी गलियां निकल के जा रही है पानी की, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं बेरिंग। क्या बोलते हैं? बेरिंग, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा डोमेन है, ठीक है, तीसरा जो हमारा डोमेन है नेचर का, वो है एटमॉस्फेयर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर में हमने क्या पढ़ा? ओशन, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, मतलब कि गैसेस के बारे में, लेयर के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस विद द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ये क्या है? ये हमारी अर्थ है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हमारी अर्थ है, एग्जाम्पल नहीं है, सही में ऐसे ही है, प्रैक्टिकली ऐसे ही है। देखो ये हमारी अर्थ है तो इसके ऊपर एक इस तरह से एक लेयर बनी हुई है, ठीक है।
एक लेयर बनी हुई है किस चीज़ की, ये लेयर बनी हुई है भाई साहब हमारे गैसेस की, और इसी लेयर को हम बोलते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर है। क्या है ये, इस लेयर को हम बोलते हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर है। और ये लेयर जो बनी हुई है ना, ये बनी हुई है गैसेस से। क्यों बनी हुई है गैसेस से, अब देखो, अब जो बाहर से जो फोर्स आ रही है और जो अंदर से जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, जो अब ये गैस ही तो है, हवा में उड़ती है गैस, ठीक है, तो ये हवा में उड़ के यहाँ तक आ गई, लेकिन ऊपर से इस पर फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कि ये लेयर बन जाती है, और इस लेयर को बोलते हैं कि भैया ये एटमॉस्फेयर है। अच्छा, अब जब ये लेयर बन जाती है तो ये हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। ये सन से हार्मफुल रेज आ रही है, ये उनसे प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती हैं कि जो हार्मफुल रेज होती हैं उसे तो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है, तो ओनली कुछ अमाउंट ऑफ रेज ही ये अंदर आने देती है कि जो जिससे कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर वो गर्म रहता है, ठीक है। वरना अगर ये सन नहीं आते ना, सन रेज को एंटर नहीं करने देती, तो जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर होता है ना, इतने सब पूरे अर्थ में ही आइस चल रही होती, सब जगह बर्फ ही बर्फ होती अगर सन रेज नहीं आती, ठीक है। देखो, इट प्रोटेक्ट अस विद द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, वही मैंने बोला, जिसे हम क्या बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज से बचाती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये 5 लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है, ये 5 लेयर में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर, ठीक है। देखो, सबसे पहली लेयर होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जो धरती से 25 किलोमीटर ऊपर होती है, और यहीं पे हमारी बनती है ओजोन लेयर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जो धरती से 50 किलोमीटर ऊपर होती है। उसके बाद आती है मीसोस्फेयर, जो होती है धरती से 85 किलोमीटर। और फिर आती है थर्मोस्फेयर, जो होती है 600 किलोमीटर। और 600 किलोमीटर के एरिया के बाद हमारा एक्सोस्फेयर, सीधा यूनिवर्स में, अर्थ से बाहर सीधा यूनिवर्स में, उसे बोलते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 लेयर हैं। अच्छा, इट इज कंपोज ऑफ मेनली ऑफ नाइट्रोजन। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, देखो किससे बना है, कौन कौन से गैस का जो कॉम्पोजिशन है इसमें बना हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो गैस है इसमें वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ द क्लीन एंड ड्राई एयर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि जो हमारा एयर का, वैसे तो हमारे पास एयर में एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है वो बहुत सारी है, बहुत तरह की है, ठीक है, अलग अलग है, हीलियम है, आर्गन है, बहुत सारी गैसेज है, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेज है, नाइट्रोजन वगैरह सब। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो कौन कौन सी है, वो है नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट होती है। टोटल अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% तो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी, और 21% हमारी ऑक्सीजन होती है ना। हाँ, तो ये 99% ऑफ द अर्थ का जो कंपोजिशन एयर का वो कवर करती हैं ये दोनों गैसेज मिलकर। ऑफ द क्लीन ड्राई एयर, ठीक है, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। अदर गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स कंप्राइजेस 1%। बाकी सारी को मिला लो, वो बाकी सारी मिला के 1% होती हैं, सारी की सारी। सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बस। अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या करें, हाइट में ऊपर जाएं तो डेंसिटी में चेंज आएगा एटमॉस्फेयर की। इट इज द मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, हाइट में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो डेंसिटी होगी एटमॉस्फेयर की, ठीक है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। भाई क्यों होगी, क्योंकि देखो नीचे ये लैंड है, यहाँ पे पेड़ भी हैं, यहाँ पे इंसान भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे गैस का जो कॉम्पोजिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, ठीक है, इतनी ऊपर तो नहीं जा सकती ना, तो ठीक है, तो यहीं पे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, यहीं पे सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन होगा या बोल सकते हो डेंसिटी होगी एयर की, वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे, नियर द लैंड, ठीक है। और जैसे जैसे हम लैंड से ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे तो जो एयर का मतलब कि जो एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि जब वहाँ कहाँ बाबा केदारनाथ के वहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, ठीक है, बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है, ठीक है, वहाँ पे जो डेंसिटी है ऑक्सीजन की वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हिल क्लम्बर्स होते हैं या फिर पहाड़ पे चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट वाले जितने भी होते हैं, वो सब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या होता है, देखो, बायोस्फीयर होता है डोमेन ऑफ द लाइफ। अब ये है, इसे बोलते हैं कि इसी के कारण हमारे पास क्या है, जिंदगी, इसी के कारण अर्थ में जिंदगी है। क्यों है जिंदगी अर्थ में, बायोस्फीयर के कारण। क्यों, क्योंकि बायोस्फीयर हम क्या बोलते हैं कि ये भैया लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, तीनों का मिक्सचर मिलकर हमारा बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। देखो, इट इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लैंड, एयर, वाटर। एक ऐसी जगह है ये बायोस्फीयर जहाँ पर धरती,
पानी और हवा आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ये है, क्या है ये है, मैं बोलता हूँ ये लैंड है, ये हमारा पानी है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा हवा है, एटमॉस्फेयर है। तो ये जो पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है, ये इकोसिस्टम है। यहाँ पे इतने एरिया में लाइफ सर्वाइव करती है। अगर इन दोनों में से आपको कुछ भी एक चीज़ नहीं मिली ना, तो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि ये डोमेन ऑफ लाइफ है। कौन? बायोस्फीयर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर में ही रहते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। प्लांट किंगडम, देखो पहले क्या होता था कि पहले नदी के किनारे लोग वो बनाया करते थे, अपने घर वगैरह वहीं रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। क्यों रहा करते थे बताना? जिससे कि उनके जो रहने का जो वो है, मतलब उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, उन्हें पानी की दिक्कत ना हो, उन्हें रहने की खाने पीने की दिक्कत ना हो, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहाँ पे आपको प्लांट किंगडम मतलब कि प्लांट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे तरह तरह के जानवर भी मिल जाएंगे बायोस्फीयर में। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं बायोस्फीयर में। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अगले पार्ट में, अगले बेसिक चैप्टर में मैं आपको कुछ और टॉपिक कराऊंगा जो बेसिक होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता ही है क्यों करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मैं सारा ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड, और मैंने इस पर पॉलिटी की लिस्ट भी अपलोड कर रहा हूँ। जिसे पॉलिटी समझ में नहीं आ रही है सिंपल लैंग्वेज में, मैंने उसे नोट्स के थ्रू समझाई हुई है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी। उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, आप जाके वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।